हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल गए हैं। मैं थोड़ा सा एक मंथ के लिए बिजी हो गया था कहीं पे, जिस वजह से मैं आपकी कोई भी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। बट अब मैं वापस आ गया हूँ, तो आपकी क्लासेस फिर से कंटिन्यू होने वाली हैं। हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो हमारा अपकमिंग एग्जाम होगा SSSGD का 2027 के लिए, उसके लिए ये PYQ बैच लेकर आए हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैच, यहाँ पे जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के एग्जाम में आए थे, हम उन सारों को यहाँ पे स्टडी करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, 2-3 बार देखना है। आप लोगों को इन क्वेश्चनों के आंसर एकदम याद हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी पे रहने वाले हैं, और हम सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे आंसरों के साथ साथ। तो चलिए अब अपने लेक्चर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। मैं टाइम मिलते ही आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। योजना आयोग, वित्त आयोग, संसद या फिर नीति आयोग। पहले आप इसका आंसर करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा और इसको अच्छे से समझाऊंगा। कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। तो ये काम हमारा होता है वित्त आयोग का, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले एक बात समझो कि भारत में 2 तरह की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों सरकारों को स्कूल, सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, इस तरह की सुविधाएं देने के लिए पैसे चाहिए होती हैं। अब सवाल आता है कि जो केंद्र सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है, उसका पैसा राज्यों में वो बांटेगी कैसे। तो यही काम ये वित्त आयोग को दिया हुआ है, फाइनेंस कमीशन को। इसलिए इसे भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं में से एक माना जाता है। अच्छा, जो हमारा ये वित्त आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब होता है कि इसका नाम सीधे सीधे भारत के संविधान में लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 280 के तहत जारी की जाती है। मतलब कि इसे 280 अनुच्छेद 280 हमारा इसमें बनाया गया है, इसको इसके बारे में दिया हुआ है। अगर हम देखें कि वित्त आयोग का सबसे मुख्य काम क्या है, तो इसका मेन काम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टैक्स के पैसे का सही तरह से बंटवारा करना, ताकि जो हर राज्य है उसको उसके विकास के लिए मतलब सफिशिएंट पैसा मिल सके। यहीं पे अगर हम देखें तो एक टर्म हमारा आता है ये ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, वर्टिकल डिवोल्यूशन। इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। मान लो कि केंद्र सरकार ने पूरे देश से 100 रुपए का टैक्स इकट्ठा किया है, ठीक है। अब उसमें से कितना पैसा केंद्र अपने पास रखेगा और कितना राज्यों को देगा, ये तय करने की जो सिफारिश होती है, ये वित्त आयोग करता है। इसी को हम वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए केंद्र सरकार के पास 100 रुपए हैं, तो वो अपने पास 60 रुपए रख लेगी, और राज्यों को अगर वो 40 रुपए दे देगी, तो ये अनुपात तय करने की सिफारिश फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग करता है। अब यहीं पे एक टर्म है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, यानी कि क्षैतिज हस्तांतरण। अब मान लो जो राज्यों के लिए 40 रुपए तय हो गया, तो अगला सवाल आएगा कि उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, राजस्थान को कितना मिलेगा, मतलब कि अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। तो राज्यों के बीच पैसा जो है वो किस तरह से बांटा जाए, ये भी फाइनेंस कमीशन तय करता है। इसके लिए वो कई चीजें देखेगा, जैसे कि जो राज्य की जनसंख्या है, उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, और वहां के लिए विकास की कितनी जरूरत है। यही चीज हम इस हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इस चीज को कहते हैं। अच्छा, एक चीज होता है यहाँ पे सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड। कुछ राज्य जो होते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए ना केंद्र सरकार अलग से पैसे देती है। इसी को सहायता अनुदान कहते हैं। किसी राज्य को किसी राज्य को कितनी सहायता मिले, इसके सिद्धांत को भी हमारा फाइनेंस कमीशन ही यही तय करता है, और ये उसके संविधान के जो अनुच्छेद 275 है, इससे जुड़ा हुआ है ये चीज। अगर हम देखें कि जो भारत का पहला फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे KC नियोगी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आमतौर पर हर 5 साल में नया फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा था कि कौन सा निकाय केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों की वितरण की सिफारिश करता है। तो ये हमारा सीधा सीधा हो गया वित्त आयोग। यहीं पे अगर हम देखें नीति आयोग, तो बहुत सारे बच्चे ना ये वित्त आयोग और नीति आयोग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो नीति आयोग होता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसे पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह पे लेकर आए थे। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, इसको बदलकर बाद में नीति आयोग लेके आ गए थे। तो नीति आयोग सरकार को नई योजना और विकास के बारे में सलाह देने का काम करता है। इसे सरकार के एक तरह से विचार केंद्र कह सकते हैं, थिंक टैंक। ये राज्यों से ना बात करके कई नीतियां बनाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीति आयोग राज्यों में कभी भी पैसा नहीं बांटता है, वो काम वित्त आयोग का है। अगर हम देखें कि जो हमारा योजना आयोग था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, आज़ादी के बाद।
ये संवैधानिक संस्था नहीं थी। इसका मुख्य काम था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, राज्य को विकास के लिए संसाधन देना और देश की विकास योजनाओं को तैयार करना। लेकिन इसी की जगह 2015 में इस नीति आयोग ने ले ली थी। यहीं पे अगर हम देखें संसद, भारत की संसद जो देश की सबसे बड़ी विधायिका है, सबसे बड़ी लेजिस्लेचर है। संसद 3 भागों से मिलकर बनी हुई है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का काम होता है कि नए नए कानून बनाए, पुराने कानूनों में जरूरत के हिसाब से बदलाव करे, देश का बजट पास करे, सरकार की नीतियों पर निगरानी रखे। लेकिन राज्यों में टैक्स का पैसा बांटने के लिए संसद जो होती है ना, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। वित्त आयोग की सिफारिशों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है उस टाइम पे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर वित्त आयोग है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। ये सारी बातें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझाई हुई हैं, हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी। मुझे लगता नहीं आके आपको ये देखने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी किसी को अगर नोट्स के रूप में देखना है तो वो एक बार यहाँ पे देख सकता है सब चीज़ों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। फिर से हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, बताइए संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कौन करता है वित्त आयोग के संसद और सदस्यों की नियुक्ति, बताइए। बहुत ही सिंपल सा है, ये हमारे करते हैं राष्ट्रपति जी। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा वित्त आयोग है इसका गठन होता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। यानी कि जब भी नया फाइनेंस कमीशन बनता है तो उसे बनाने की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रपति की होती है। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, 280 अनुच्छेद के अंदर ये बनी है। अच्छा, एक होता है अनुच्छेद 280(1). इसके अनुसार क्या है ना कि राष्ट्रपति हर 5 साल में नया फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो 5 साल पूरा होने से पहले भी नया आयोग बनाया जा सकता है। अगर हम देखें कि जो फाइनेंस कमीशन हमारा होता है वित्त आयोग, इसके सदस्य कितने होते हैं, तो इसके एक तो सदस्य एक होते हैं जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो मेंबर्स होते हैं। इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और यही हमसे लगता है सवाल में पूछा हुआ था। हाँ, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष जो एक होता है, सदस्य जो 4 होते हैं, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, ये अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ये चुने कैसे जाते हैं? फाइनेंस कमीशन ना ये अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए ऐसे लोगों को देखती है जिन्हें वित्त की अच्छी जानकारी हो, यानी कि फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जिन्हें इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा अनुभव हो, सरकारी प्रशासन का अनुभव हो, जिन्हें कानून या न्याय व्यवस्था की समझ हो। यानी ऐसे अनुभवी लोगों को चुना जाता है और देश की आर्थिक व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझते हो, उन लोगों को फाइनेंस कमीशन देखता है अपना अध्यक्ष और सदस्य के रूप में चुनने के लिए। अगर हम देखें फाइनेंस कमीशन का हमारा मुख्य काम हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे कि टैक्स के पैसे को बांटना, राज्यों को सहायता देना, सहायता अनुदान के रूप में, राष्ट्रपति जी को सलाह देना। अब यहाँ पे हमने संसद की भूमिका अगर हम देखें, छोटी सी बात है लेकिन पता होनी चाहिए, जो फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उसके सदस्यों की जो योग्यता होती है और चयन, इसके नियम हमारी संसद तय करती है। और ये यहाँ पे संसद की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। इसी कारण से फाइनेंस कमीशन मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट 1951, यानी कि वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951, ये बनाया गया था। इस कानून में बताया गया कि अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जो भारत का पहला फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में बना था, और अभी हमने पढ़ा था कि इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी जी। जो लेटेस्ट वाले हैं, 15वां फाइनेंस कमीशन जो था, 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं N.K. सिंह जी, और इसकी सिफारिशें अभी 2025-26 तक लागू हैं। और जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, उसके जो हमारे अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया जी हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे इतनी सी बातें समझ में आएंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है राष्ट्रपति जी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बार चलते हैं। गौर नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? जो गौर डांस होता है, दिवाली, होली, नवरात्रि या बैसाखी के टाइम पे। ये आपका डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में बहुत पूछे जा रहा है आजकल ये क्वेश्चन। तो बताइए गौर नृत्य किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है होली से, जिसे हम लोहार होली या फागुन का त्योहार भी कह सकते हैं। फागुन का त्योहार। जो गौर नृत्य होता है ना, ये भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य है। आदिवासी लोग इसे परफॉर्म करते हैं एक्चुअली में। यहाँ पे देखिए कि इसे बायसन हॉर्न मारिया इस जनजाति के लोग परफॉर्म करते हैं, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रहते हैं। और ये नृत्य होली के समय पे किया जाता है, फागुन के टाइम में। असल में ये सिर्फ रंग खेलने के लिए नहीं होता है, बल्कि जो प्रकृति को धन्यवाद करने का तरीका होता है उन लोगों का, अच्छी फसल की खुशी मनाने का तरीका होता है, और पूरे गांव की एकता दिखाने के लिए ये सब के लिए ये डांस किया जाता है। यानी कि होली के मौके पर पूरा गांव मिलकर इस डांस का एंजॉय करता है। अच्छा, इसका नाम गौरी क्यों पड़ा? अगर हम देखें तो जो भारतीय बायसन होता है, गौर कहने से, जो इंडियन भैंसा होता है,
आदिवासी लोग ना गौर को ताकत, साहस और बहादुरी का प्रतीक मानते हैं। इसी वजह से इस नृत्य में उसकी चाल और ताकत की नकल करी जाती है। इस डांस में जो मेल लोग होते हैं, जो मेल कलाकार होते हैं बेसिकली, वो खास तरह की कुछ पोशाक पहने रहते हैं। सिर पर जैसे बाइसन के सींगों जैसा मुकुट पहने रहते हैं। उस मुकुट के पंखों और कौड़ियों से सजा के रखते हैं और नाचते समय वो बाइसन की तरह जोश दिखाते हैं, मतलब गौर की तरह जोश दिखा रहे होते हैं, ताकत दिखा रहे होते हैं। और ये इसकी सबसे खास पहचान है। जब गौर नृत्य होता है ना, तो बहुत ही जोश के साथ वहाँ पे नाचा जाता है। बड़े बड़े ढोल बजते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर नाचने लगते हैं। पूरा माहौल जो जंगल और आदिवासी होता है, उनकी संस्कृति देखने लायक होती है उस समय जंगल में। ऐसा लगता है कि जंगल की पूरी धड़कन सुनाई दे रही है। अगर हम देखें तो मारे जनजाति गौंड समुदाय का एक प्रमुख उप समूह है। इनकी पहचान खास तौर पर जानवरों के सींगों का उपयोग करना है, अनोखी सी वेशभूषाएं पहनना और रंग बिरंगे तरीके लोक संस्कृति से होती है। अगर गौर नृत्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र देखें कि कौन कौन से बजाए जाते हैं, तो एक तो मांदरी बजाया जाता है, तिरुगुड़ी होता है, इसमें एक पीतल की बांसुरी होती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे इतनी सी बातें समझ में आएंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होली है। अगर हम अपने बाकी त्यौहार देखें तो जैसे कि हमारा दिवाली, तो ये तो पूरे भारत में रोशनी का त्यौहार माना जाता है। जो हमारा नवरात्रि होता है, ये गुजरात में अगर हम देखें तो गरबा और डांडिया के रूप में खेला जाता है। गरबा और डांडिया करा जाता है नवरात्रि में यहाँ गुजरात में। अगर हम बैसाखी देखें तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे सारी समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। होला मोहल्ला के दौरान किस सिख धर्म ग्रंथ का पाठ किया जाता है? सिख लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है। होला मोहल्ला के दौरान किस प्रमुख धर्म ग्रंथ का पाठ किया जाता है? सिख धर्म ग्रंथ बताइए। गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुरान या बाइबल? तो इसमें से एक ही नॉवल या फिर एक ही धर्म ग्रंथ है जो उन लोगों से जुड़ा हुआ है, और वो इसका सही आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो होला मोहल्ला होता है ना, ये सिख धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। होला मोहल्ला हर साल होली के अगले दिन मनाते हैं। यह त्यौहार खासकर आनंदपुर साहिब जो पंजाब में है, वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ होली रंगों का त्यौहार है, वहीं होला मोहल्ला बहादुरी, अनुशासन और सेवा भावना का त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत ना 10वें सिख गुरु जो थे, गुरु गोबिंद सिंह, सबने इनका नाम सुना होगा, गुरु गोबिंद सिंह। इन्होंने 1701 में आनंदपुर साहिब में करी थी। इनका उद्देश्य था कि केवल सिख धार्मिक ही न रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने देश और धर्म की रक्षा भी कर सकें, वो लोग लड़ सकें। यानी उन्होंने होली के शांत उत्सव को शौर्य, युद्ध कौशल और अनुशासन से जोड़ दिया था। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सिख धर्म का सबसे पवित्र और मुख्य धर्म ग्रंथ है। होला मोहल्ला के पूरे आयोजन में ना गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान किया जाता है, अखंड पाठ लगाया जाता है, कीर्तन गाए जाते हैं, गुरुवाणी सुनाई जाती है। यानी ये त्यौहार केवल युद्ध कौशल का नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता को भी बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। होला मोहल्ला में जो निहंग सिख होते हैं, वो अपनी बहादुरी दिखाते हैं, तलवारबाजी दिखा के, घुड़सवारी दिखा के, भाला चला के, नकली युद्ध जिसे गटका कहते हैं उनके वहां, और दूसरी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन, ये सब करके इस तरह से लोगों को साहस और आत्मरक्षा का संदेश मिलता है इन चीज़ों से। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब इस धर्म ग्रंथ के बारे में देखें तो ये सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इससे पहले आदि ग्रंथ के रूप में गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में तैयार किया था। बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे अंतिम रूप दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के हमेशा गुरु होंगे। इसमें लगभग 1430 पेज हैं, जिसे अंग कहते हैं, पृष्ठ। इसमें केवल सिख गुरुओं की वाणी नहीं, बल्कि कबीर दास जी के और बाबा फरीद, इन जैसे संतों की वाणी भी देखने को मिल जाती है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी है। भगवत गीता हमें पता ही, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। कुरान हमारा इस्लाम से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बाइबल देखें तो ये हमारा ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब जी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। त्वरण को कब घनात्मक माना जाता है? बताइए। त्वरण, जिसे हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं और ए से लिखाते हैं, त्वरण जो होता है वो कब घनात्मक होता है, कब हमारा पॉजिटिव होता है? अगर आपको त्वरण का फॉर्मूला याद हो, कुछ इस तरह से होता है ना। त्वरण का मतलब होता है ना कि वेग में होने वाला परिवर्तन जो होता है, वेलोसिटी में होने वाला चेंज। यानी कि अगर किसी वस्तु की स्पीड बदले, डायरेक्शन बदले, दिशा बदले और उसकी गति बदले, तो वहां पे त्वरण होता है। ये एक सादिश राशि होती है, वेक्टर, क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसकी अगर हम एसआई यूनिट देखें तो वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
जब त्वरण और वेग दोनों एक ही दिशा में हो रहे होते हैं ना, तब क्या होता है कि वस्तु की स्पीड बढ़ने लगती है, और इसी को हम घनात्मक त्वरण कहते हैं। यानी वस्तु जो है वो पहले से ज़्यादा तेज चलने लगती है। एग्जाम्पल को अगर हम इस बात को एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझें कि मान लो एक बाइक है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, राइडर एक्सेलेरेटर दबा रहा है और स्पीड 40 हो जाए, यहाँ बाइक आगे भी जा रही है और त्वरण भी आगे की दिशा में लग रहा है, तो इसको हम घनात्मक त्वरण कहते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा इसका, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। तो यहाँ पे हमारा u तो हुआ प्रारंभिक वेग, और जो v है हमारा अंतिम वेग है। इंग्लिश वालों के लिए जो हमारा u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। जो t होता है वो टाइम होता है, समय। तो यानी कि अगर हमारा v जो है वो u से बड़ा होगा, तो जो फाइनल स्पीड है वो ज़्यादा है, तो a जो है वो हमारा घनात्मक निकल के आएगा, पॉजिटिव, और स्पीड बढ़ रही है। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन है? ये, जब यह वेग की दिशा में हो उस समय ये घनात्मक होगा। अच्छा, अगर हम देखें एक होता है ऋणात्मक त्वरण भी होता है। नेगेटिव कब होता है एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम कहेंगे मंदन। ये कब होता है? जब त्वरण वेग की उल्टी दिशा में लगता है, तब वस्तु की स्पीड क्या है, कम होने लगती है। इसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं हम लोग। मान लो कि एक कार बहुत तेज चल रही है, अब ड्राइवर ने क्या ब्रेक लगा दिया, कार आगे की तरफ जा रही थी, ब्रेक का इफेक्ट पड़ते ही पीछे की तरफ लगता है, मतलब इफेक्ट जो होता है ब्रेक का, तो इसलिए कार धीरे धीरे रुकने लगती है, और इसी चीज से हमें ऋणात्मक त्वरण कहते हैं इस चीज को हम। अगर एक चीज यहाँ पे और होती है, शून्य त्वरण, जीरो त्वरण जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है? जब स्पीड नहीं बदलती है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही होती है, तो ऐसे में जो त्वरण होता है वो जीरो होता है। एग्जाम्पल समझो कि एक ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की सीधी स्पीड से पटरी पे चल रही है लगातार, तो उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, वो बिल्कुल भी नहीं बदल रही है स्पीड, और दिशा भी नहीं बदल रही है, वो एक ही तरफ चलती जा रही है। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो हमारा शून्य होगा, जीरो। तो ये हमारे जो त्वरण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। वो तीनों हमने समझ लिए। घनात्मक कब होगा? जब ये वेग की दिशा में लग रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। फ्रैंकेस्टाइन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो फ्रैंकेस्टाइन पुस्तक है, मैरी शैली, ये बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन भी आ रहा है आपका, बताओ एग्जाम्स में। ब्रैम स्टोकर, H.G. वेल्स या रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ये बुक किसने लिखी है? बहुत फेमस बुक है क्योंकि आपकी फ्रैंकेस्टाइन। तो इस बुक के हमारे राइटर हैं मैरी शैली जी। चलिए इन राइटर्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सारे राइटर्स की थोड़ी बहुत बुक्स भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट। तो जो मैरी शैली जी हैं, सबसे पहले इनके बारे में देखिए। ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। वे दुनिया भर में अपनी मशहूर उपन्यास फ्रैंकेस्टाइन के लिए जाने जाती थी। उन्होंने ये पुस्तक ना पहली बार 1818 में प्रकाशित करी थी। अच्छा, फ्रैंकेस्टाइन में है क्या कि एक ऐसी कहानी है जिसमें एक वैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकेस्टाइन होता है, जो मरे हुए शरीरों को मतलब अलग अलग जोड़कर एक नया सा जीव बना देता है। इसके ऊपर पिक्चरें भी बहुत बनी अगर आपने देखी हो, लेकिन बाद में वो जीव क्या होता है उसके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बच जाता है। और इस कहानी का मेन मतलब संदेश ये है कि विज्ञान का सही और जिम्मेदारी से उपयोग होना चाहिए। अगर विज्ञान का गलत इस्तेमाल होता है तो उसके नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। अच्छा, ये किताब इतनी मतलब फेमस क्यों है, इतनी प्रसिद्ध क्यों है? एक तो ये बहुत ही डरावनी कहानी को शो करती है, गॉथिक हॉरर जिसे हम कहते हैं, रहस्य में डर और रोमांच से भरी हुई। एक इसमें हम देखें तो साइंस फिक्शन का बहुत ज़्यादा योगदान है, विज्ञान कथा जिसे हम कहते हैं, और मतलब इसमें विज्ञान की कल्पना का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। इसी वजह से बहुत से लोग इसे दुनिया की पहली साइंस फिक्शन नॉवल भी मानते हैं। यानी ये केवल डरावनी नहीं थी, बल्कि विज्ञान और कल्पना का शानदार मिश्रण भी थी। अच्छा, ये कहानी बनी कैसे विक्टर फ्रैंकेस्टाइन की? तो 1816 में ना स्विट्जरलैंड के विला डायोडेटी नाम की जगह पर कुछ लेखक इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि कौन सबसे अच्छी भूतिया कहानी लिख के ला सकता है। इस प्रतियोगिता के दौरान मैरी शैली के दिमाग में फ्रैंकेस्टाइन की कहानी आ गई। तो उस समय उनके साथ एक तो उनके हस्बैंड थे पर्सी बाइस शैली, और एक बहुत फेमस राइटर लॉर्ड बायरन, बहुत फेमस कवि थे एक्चुअली में। तो विक्टर फ्रैंकेस्टाइन यहाँ पर जो है ना, ये विक्टर फ्रैंकेस्टाइन ये लेखक नहीं है, ये कहानी का एक कैरेक्टर है, एक वैज्ञानिक कैरेक्टर है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इसको लेखक समझ देते हैं, लेखक तो इसकी मैरी शैली है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैरी शैली जी। अगर हम एक बार ब्रैम स्टोकर जी के बारे में देखें तो ये आयरलैंड के लेखक थे। इनकी सबसे फेमस किताब पता है कौन सी है? इसके ऊपर ही मूवी बनी हुई है, ड्रैकुला। 1897 में इन्होंने ये लॉन्च करी थी। ड्रैकुला की वजह से आधुनिक वैम्पायर वाली कहानियां बहुत ज़्यादा फेमस हुई। अगर हम H.G. वेल देखें, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इनकी मैंने बहुत बुक्स देखी हैं। उन्हें साइंस फिक्शन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस फिक्शन। द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हमको पता होनी चाहिए, सब H.G. वेल्स ने लिखी हुई हैं। इनके ऊपर मूवियाँ भी बनी हुई हैं, अगर आप लोगों ने कभी देखी हो। अगर हम रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के बारे में देखें, हमारे लास्ट राइटर, तो ये स्कॉटलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे।
इनकी कुछ फेमस बुक हैं जैसे कि द ट्रेजर आइलैंड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हार्डी। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है मैरी शैली जी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संकेतक संविदा लागू करना क्या मापता है। यानी कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसे कौन रिलीज करता है, ये टॉपिक वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है हमारा। इसका जो संकेतक है संविदा लागू करना, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज को नापता है बताइए। तो अगर हम एक बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके बारे में समझें तो ये वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है हमारा। इसका मतलब होता है कि किसी देश में बिजनेस शुरू करना और चलाना कितना आसान है। अगर किसी देश में बिजनेस करना आसान होगा तो वहाँ ज़्यादा लोग निवेश करेंगे और नए नए उद्योग खोलेंगे। अगर हम यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझें, संविदा ये क्या होता है, मतलब दो लोगों या दो कंपनियों के बीच में लिखित कानूनी समझौता, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से सामान खरीदने का वादा किया लेकिन बाद में पैसे नहीं दिए। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ऐसे झगड़ों को कमर्शियल डिस्प्यूट्स कहते हैं, यानी कि व्यवसायिक विवाद जो होते हैं। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोर्ट कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे फैसला करेगा, और इसी चीज को एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा लागू करना ये कहलाता है। तो अगर हम एक एक करके अपने ऑप्शनों को देखें, श्रम नियमों का कार्यवाहन नहीं, कर भुगतान और प्रबंधन में आसानी ये भी नहीं, व्यवसायिक विवादों को सुलझाने में न्यायिक प्रणाली की दक्षता, हाँ जो संविदा लागू करना है ये संकेतक इसी चीज को मापता है। मतलब कि यानी कोर्ट बिजनेस से जुड़े मामलों को कितनी जल्दी, कितने कम खर्च में और कितनी अच्छी तरह से निपटा पाती है, ये चीज हमारा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा लागू करना बताता है। और चौथा ऑप्शन कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता ना, ये भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी हमारा ये सही आंसर है। अगर हम थोड़ा सा और देखें कि जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, ये मुख्य रूप से तीन चीजें देखता है। एक तो टाइम, यानी कि कितना समय लगता है, जैसे कि कोर्ट में केस दर्ज होने से लेकर अंतिम फैसला आने में, और उसे लागू करने में कितने दिन लगते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जल्दी फैसला हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है वहां के लिए। दूसरा चीज ये देखता है कॉस्ट वर्ल्ड बैंक, यानी कि केस लड़ने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, कोर्ट की फीस, वकील की फीस, अलग अलग जो कानूनी खर्चे होते हैं। अगर कम खर्च हो रहा है तो बिजनेस करना वहां पे आसान माना जाएगा। तीसरी चीज ये देखता है कि क्वालिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि वहां की न्यायिक प्रक्रिया कैसी है। न्यायिक प्रक्रिया इसका मतलब है कि जैसे कोर्ट की व्यवस्था कैसी है वहां की, क्या सिर्फ जल्दी फैसला देना ही काफी नहीं होता है, ये भी देखना पड़ता है ना कि कोर्ट की व्यवस्था कैसी है, केस को रिकॉर्ड ठीक से रखा जाता है नहीं रखा जाता है, वहां केस मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होता नहीं होता है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर एडीआर, एडीआर बोले तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब कि यानी कि कोर्ट के बाहर भी समझौते की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है वहां पे। अगर ये सब अच्छी तरह से काम करते हैं तो उस देश की रैंकिंग अच्छी मानी जाती है। अच्छा, अच्छी रैंकिंग का मतलब क्या है, यानी कि अगर किसी देश की जो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें अच्छी रैंकिंग है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां का कानून बहुत मजबूत है, कोर्ट पर लोगों का पूरा भरोसा है, बिजनेस वाले लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती है वहां पे, विदेशी कंपनियां भी ऐसी जगहों पर निवेश करने से बिल्कुल डरती नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अगर हम देखेंगे एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और भी काफी सारे पॉइंट होते हैं जो देखे जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जैसे कि हम देखें पेइंग टैक्सेस, कर भुगतान जिसे कहते हैं, टैक्स भरना कितना आसान है वहां पे, टैक्स भरने में कितना समय लग रहा है। लेबर मार्केट रेगुलेशन, यानी कि श्रम बाजार विनियम, कर्मचारियों से जुड़े नियम किस तरह के हैं उस देश में, नौकरी देना और हटाना कितना आसान है। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, यानी कि दिवालिया समाधान, अगर किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाए, बैंकरप्ट हो जाए तो उसका मामला कितनी जल्दी सुलझता है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जमीन या प्रॉपर्टी अपने नाम कराने में कितना समय और कितना खर्च लगता है, संपत्ति का पंजीकरण कहते हैं जिसे, ये सब चीजें भी देखी जाती हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अच्छा, पहले वर्ल्ड बैंक ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, लेकिन 2021 से क्या है इसे वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। अब उसकी जगह पर एक नया सिस्टम लेकर आया जिसका नाम है बी रेडी, बोले तो बिजनेस रेडी, यानी अब देशों का जो मूल्यांकन होता है वो इसकी तरीके से किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे कवर कर लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो संकेतक है संविदा लागू करना, ये मापता है व्यवसायिक विवादों को सुलझाने में न्यायिक प्रणाली की क्या दक्षता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है, डीपली घुसना पड़ेगा इस चीज को पढ़ने के लिए। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मैटर्स से। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप
किस शहर और वर्ष में आयोजित की गई थी? बताइए। जो सबसे पहली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप थी ये कहाँ पे और कौन से साल में आयोजित हुई थी? जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होता है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी एथलेटिक कंपटीशन है। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। 100 मीटर दौड़ में, 200 मीटर दौड़ में, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो जो होता है, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, रिले रेस, यानी एथलेटिक्स के लगभग जितने भी बड़े इवेंट होते हैं सारे इसमें शामिल होते हैं। तो ये हुई थी पहली बार में हेलसिंकी में 1983 में। हेलसिंकी जो कि हमारा फिनलैंड में है। अच्छा, इसका जो पहले आयोजन करती थी ना, तो इसका पुराना नाम था IAAF, इसके द्वारा किया जाता था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। बाद में इसका नाम बदल के विश्व एथलेटिक्स कर दिया था। तो कहीं पर अगर IAAF लिखा होता तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम है। ये हमारी, मैंने आपको बता दिया कि हेलसिंकी में हुई थी जो कि फिनलैंड में है, 7 अगस्त से 14 अगस्त 1983 तक। ये इसकी टाइमलाइन है। इससे पहले एथलेटिक्स की जितनी भी बड़ी प्रतियोगिता होती थी वो सिर्फ ओलंपिक्स गेम्स में होती थी, लेकिन 1983 में ना पहली बार एथलेटिक्स के लिए अलग से वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित करी गई थी। यानी कि पहली बार खिलाड़ियों को ओलंपिक्स के अलावा भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका दिया जा रहा था। और ये हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम में हुई थी। और यही स्टेडियम ना पहले 1952 समर ओलंपिक्स की भी मेजबानी कर चुका था। 1952 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसे हम कहेंगे। अच्छा, अगर हम देखें कि इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसका भी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि इसमें लगभग 153 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 1333 एथलीट यहाँ पे आए हुए थे। इतने खिलाड़ी थे। कुल 41 इसमें इवेंट हुए थे, जिसमें से 24 तो मेल लोगों के लिए थे, पुरुषों के लिए, और 17 यहाँ पे महिलाओं के लिए थे। इस चैंपियनशिप में सबसे सफल देश कौन सा था? फर्स्ट रैंक यहाँ थी USA की। इसको यहाँ पे टोटल 24 मेडल मिले थे, जिसमें से 8 गोल्ड थे। इसके बाद यहाँ पे आया था रशिया, उस समय जिसे USSR कहते थे, और तीसरे नंबर पे था ईस्ट जर्मनी। तो ये उस समय की कंट्रीज की रैंकिंग थी इस इवेंट में। अच्छा, इस चैंपियनशिप के जो सबसे बड़े और शानदार खिलाड़ी निकल के आए थे वो आए थे कार्ल लुइस। इन्होंने, अमेरिका के थे ये, 3 गोल्ड मेडल जीते थे 100 मीटर रेस में, लंबी कूद में, और 4x100 मीटर रिले जो होती है। कार्ल लुइस ना उस समय दुनिया के सबसे महान एथलीट बन चुके थे। अच्छा, शुरुआत में ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हर 4 साल में होती थी, लेकिन फिर 1991 के बाद ना इसे, ये जो कोणी है, यानी कि 4-4 साल की बजाय द्विवार्षिक कर दिया कि अब हर 2 साल में होगी। बाइनियल इवेंट बना दिया था इसे, इंग्लिश में अगर हम कहें तो। आई होप आपको कोई सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी इस इवेंट के बारे में। तो अगर हमसे पूछे कि प्रथम विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, हेलसिंकी में 1983 में। हेलसिंकी हमारा फिनलैंड में पड़ता है। अच्छा, अगर हम रोम देखें, यहाँ पे इसकी सेकेंड इवेंट हुआ था। रोम जो कि इटली में है, यहाँ पे महिलाओं के लिए 10,000 मीटर रेस और 10 किलोमीटर वॉक, इनको पहली बार शामिल करा था। उसके बाद इसका जो थर्ड इवेंट था 1991 में टोक्यो में हुआ था, जापान में। यहीं पर महान लॉन्ग जंपर जो माइक पोवेल थे, इन्होंने अपना 8.95 मीटर छलांग लगाकर उस समय के जो चैंपियन थे बॉब बेमन, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। और जो इसका चौथा इवेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था बर्लिन में 1993 में, जर्मनी में। बर्लिन में क्या है, स्टुटगार्ट नाम की एक जगह थी, स्टुटगार्ट। और ये वो चैंपियनशिप थी ना बर्लिन वाली, जहां से ये 2 साल वाला सिस्टम शुरू हो गया था। पहले 4 साल में होती थी ना, अब यहाँ से 2 साल वाला सिस्टम हो गया था। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन का हमारा ये सही आंसर है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। देखो, स्पोर्ट्स का कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, एक बार इसको जरूर ध्यान से देखना। यदि एक अंतरिक्ष यान 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है और उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU मतलब आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसकी वैल्यू है 150 मिलियन किलोमीटर, इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगने वाला है? बताइए। आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये जो अंतरिक्ष यानी स्पेस क्राफ्ट, उसकी स्पीड दे रखी है और बता रखा है कि उसको कितनी दूरी तय करनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अच्छा, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ना, ये AU, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इसका इस्तेमाल स्पेस में दूरी नापने के लिए करते हैं। इसकी बेसिकली वैल्यू होती है, अगर हम देखें 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये कितना बनेगा? हाँ, ये इतना किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस दे दी है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा में टाइम। तो यहाँ से हम अगर टाइम निकालना है तो D/S कर लेंगे। यहाँ पे हमारा D तो ये आ जाएगा और हमारा S कितना होगा, जो हमें 30 किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो हम उसको यहाँ पे रख देंगे। इसमें काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, ये कितना आ गया,
अच्छा ये आपके क्या 50 लाख सेकंड के बराबर आ गया। तो इतना तो इसको यहाँ पे टाइम लगेगा। अब हमें क्या दिनों में बता रखा है ना टाइम, तो अब इसको दिनों में अगर कन्वर्ट करें तो आपका एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और उसमें 60 सेकंड होते हैं, यानी कि एक दिन में टोटल इतने सेकंड होते हैं। अब अगर हम 50,000 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा निकल के। चलो इसको करते हैं। एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं लग गया कोई? ये हट गया। यहाँ पे हमारे कितना आया था 24 इंटू 60 इससे हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अगर इसको मोटा माटी हम सॉल्व करेंगे तो ये आप सॉल्व करके देखना, लगभग लगभग 57.87 दिनों के बराबर आएगा, यानी कि 58 दिन। तो यानी कि इस अंतरिक्ष यान को 58 दिन लगेंगे ये दूरी तय करने में। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में और समझे, ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप खुद से सॉल्व करके देखना, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा हम इन चीज़ों के बारे में समझते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह, कि ये टर्म आया क्यों। तो जैसे स्पेस में क्या होता है ना, दूरियां बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है। अगर हर बार करोड़ों किलोमीटर लिखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक नई यूनिट बनाई स्पेस के लिए, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो भी औसत दूरी होती है, तो ये 15 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। माइल्स में देखिए अगर हम इस चीज़ को, तो 93 मिलियन माइल्स। और जहाँ पे जो हमें 30 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया ना, ये स्पीड सुनने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसे ध्यान से देखो तो एक सेकंड में 30 किलोमीटर चलने की बात हो रही है। ये लगभग पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की स्पीड के बराबर ही है लगभग। थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझो, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, 58 दिन उसका आंसर है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ। होता क्या है कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों तरफ लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमती है, और इसको हम उसकी कक्षीय वेग कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। और हमारे जो क्वेश्चन था उसमें हमें 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसकी स्पीड, तो लगभग लगभग ये पृथ्वी के कक्षीय वेग के बराबर की स्पीड हमें दे रखी है। अगर हम लाइट की स्पीड देखें प्रकाश की, तो वो होती है 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसी वजह से ना जो सूरज की रोशनी होती है उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड इतना समय लगता है। यानी कि जो लाइट होती है ना, वो स्पेस क्राफ्ट या पृथ्वी से भी लगभग 10,000 ज़्यादा गुना ज़्यादा तेज चलती है। अगर हम यहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 जो कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, इसके बारे में देखें तो इसकी स्पीड लगभग लगभग 17 किलोमीटर पर सेकंड है, ये इस स्पीड से चलता है। अगर पार्कर सोलर प्रोब के बारे में देखें, ये अब तक का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है, इसकी सबसे मैक्सिमम स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इस स्पीड से चलता है। तो ये जितने भी अलग से इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे कवर हो गई। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था 58 दिन। आप कैलकुलेट करके देखना, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें रख के देखना वैल्यूज को। डिस्टेंस यहाँ पे 150 वाली, और यहाँ स्पीड आपके यहाँ पे 30 दे रखी है, इसे करोड़ में लिखना, जितने जीरो आएंगे सॉल्व करना, 57 पॉइंट समथिंग आएगा और वो 58 दिन के बराबर होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत ने किस वर्ष रूस से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी। अच्छा, यानी ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास थी, उसके बाद इंडिया के पास आ गई थी, तो एक कौन से साल में होता बताइए। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, ब्रिक्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रिक्स जो है ना, ये दुनिया के जो 5 उभरते हुए देशों का एक ग्रुप है, जो अपने आपस में अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और विकास, इनके मुद्दों पे मिल के काम करते हैं। इसका पूरा मतलब है ब्राज़ील, रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में मिला था 2010 में। भारत ने ना 1 जनवरी 2021 को आधिकारिक रूप से रूस से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी, यानी कि उसकी चेयरमैनशिप ले ली थी रशिया से। भारत ने अब तक 3 बार, हमारे देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करी है, 2012 में, 2016 में, लगभग 4-4 साल के गैप है, एग्जैक्ट 4 साल का नहीं लेकिन लगभग 3 बार कर रखी है इसकी अध्यक्षता। और भारत की अध्यक्षता में ना 13वीं ब्रिक्स समिट जो थी वो 9 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। यहाँ पे देखिए 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो था 9 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ था। इस बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने करी थी, और कोविड के कारण ये समिट उस समय वर्चुअल हुई थी, ऑनलाइन तरीके से। अच्छा, ब्रिक्स की अध्यक्षता होती है वो हर साल बदलती रहती है, वो भी रैंडम तरीके से नहीं। पहले बी के पास आएगा, जैसे इसका नाम है, फिर आर के पास, फिर आई के पास, फिर सी के पास, फिर एस के पास, इस तरह से। तो पहले रशिया के पास था 2020 में, फिर 2021 में इंडिया के पास आ गया। तो भारत ने 2021 में ब्रिक्स की थीम रखी थी, वो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस।
निरंतरता, शुद्धिकरण और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ये इसकी थीम थी। सिंपल से इसका मतलब है कि ब्रिक्स के सभी देश मिलकर आपसी सहयोग बढ़ाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े और महत्वपूर्ण फैसले आपसी सहमति से लें। अगर हम ब्रिक्स की शुरुआत देखें कि इसका शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। उस समय केवल 4 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना। 2010 में बाद में इसमें सान्या शिखर सम्मेलन जो कि चीन में हुआ था 2010 में, उस समय दक्षिण अफ्रीका भी इस ग्रुप में शामिल हो गया था और इसका नाम बदल के फिर ब्रिक्स कर दिया था। तो ब्रिक्स दुनिया का ना बहुत ही पावरफुल ग्रुप माना जाता है। इसमें दुनिया की लगभग 41% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। मतलब कि दुनिया की जो पॉपुलेशन उसका 41% तो इसी ब्रिक्स में आ जाता है। जीडीपी देखें तो जीडीपी का 24% है पूरी दुनिया का। और अगर हम उसमें देखें ट्रेड में, वैश्विक व्यापार जो भी होता है, तो उसमें 16% इसकी भागीदारी है। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सीधे सीधे कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्यापार में टोटल वर्ल्ड का 16%, जीडीपी में टोटल वर्ल्ड का पूरी दुनिया का 24% और आबादी का देखें तो 41% ब्रिक्स के अंदर ही है। अच्छा, ब्रिक्स वालों ने मिलकर ना एक अपना बैंक भी बनाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय संघाई में है, चाइना में। और इस बैंक की घोषणा 2014 ब्रिक्स समिट जो हुआ था फोर्ट लीजा ब्राजील में, इसमें हुई थी। जितने भी ब्रिक्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे हमने कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। तो भारत ने इसकी जो अध्यक्षता है ना वो 2021 में ली थी, 1 जनवरी में। किससे? रशिया से। उसके बाद कौन लेगा 2022 में? चाइना ले लेगा। इस तरह से ये चलता है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज के लिए हमारे इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी एक साथ ज़्यादा लोड भी पड़ जाता है। तो एक बार इस वीडियो को ढंग से देखिएगा। अगर आपसे सॉल्व हो गए तो बहुत बढ़िया, कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ दीजिए। और अब क्या करना कि इसके बाद अगला लेक्चर देखना और थोड़े दिन ऐसे करके सारे लेक्चर देखने के बाद वापस इन लेक्चर पर रिटर्न आना, फिर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, वरना 2x पे लगा के वीडियो को देखते देना। पहली बार में तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन बाद में आप स्पीड इंक्रीज करके भी पूरी वीडियो को देख सकते हो। ये क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट में आपके साथ मिलूंगा मैं। तब तक हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।